सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत प्रबंध की प्रकृति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रबंध के अर्थ को हमने समझ लिया है। आज हम प्रबंध की नेचर के बारे में कि मैनेजमेंट की जो नेचर होती है, प्रबंध किस तरह का होता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लैथ, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्रबंध की प्रकृति के संबंध में हमेशा एक तरह का विवाद सा रहा है कि प्रबंध विज्ञान है या कला है। कुछ प्रबंधक विशेषज्ञ इसे केवल विज्ञान मानते हैं तो कुछ इसे कला की श्रेणी में भी रखते हैं। यह विवाद बहुत पुराना है या भ्रमपूर्ण भी हम इसे कह सकते हैं कि भ्रम पैदा करता है। प्रबंध की प्रकृति के इस तथ्य को समझने के लिए सर्वप्रथम विज्ञान या कला, इसका अर्थ जो है वो स्पष्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। तो हम जो है वो अपने इस टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। प्रबंध की प्रकृति को प्रबंध विज्ञान के रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे, प्रबंध कला के रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे और लास्ट में प्रबंध पेशे के रूप में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रबंध विज्ञान के रूप में। आप सब जानते हैं कि विज्ञान का मुख्य रूप से जब हम अर्थ लेते हैं एक सामान्य सा, तो यही होता है कि उसमें क्रमबद्धता नजर आती है। एक तरह से विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान है जो मनुष्य द्वारा अवलोकन या प्रयोगों के आधार पर किया जाता है और उसको प्रमाणित करना संभव होता है। कला और विज्ञान में मुख्य रूप से अंतर यह है कि कला के अंतर्गत यह जाना जाता है कि लागू कैसे किया जाए, मतलब हाउ टू, अर्थात पूर्व स्थापित सिद्धांतों को वास्तविक रूप देने की पद्धति क्या हो सकती है। जबकि विज्ञान को हम यह समझते हैं कि क्यों किया जा रहा है, व्हाई। यानी कि कला तो हो गया हाउ, कि किस प्रकार से की जानी है चीज, और विज्ञान का मतलब हो गया व्हाई, यानी कि क्यों किया जा रहा है, अर्थात सिद्धांतों को बनाने के पीछे क्या रहस्य छुपे हुए हैं। विज्ञान को अगर हम परिभाषा के आधार पर समझने का प्रयास करें तो वही है कि विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है। सरल शब्दों में थोड़ा सा और कहें तो कि किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना विज्ञान है और प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाना कला है। फिर से दोहरा देता हूं, किसी विषय की जानकारी प्राप्त कर लेना विज्ञान कहलाएगा और प्राप्त की गई जानकारी को प्रयोग में लाना कला कहलाएगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति द्वारा इंजीनियरिंग की पढ़ाई विज्ञान कहलाएगी, जबकि वह पढ़ाई बाद में इंजीनियर के रूप में कार्य करेगा तो वो एक कला कहलाएगी। चलिए थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट जो है ना थोड़ा सा और समझते हैं। व्यवस्थित ज्ञान समूह, अगर हम इसको विज्ञान के रूप में देखते हैं, किसको, प्रबंध को, तो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। व्यवस्थित ज्ञान समूह विज्ञान के लिए क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित ज्ञान समूह का होना आवश्यक है। प्रबंध भी एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है क्योंकि इसकी पहचान प्रबंध विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों और प्रयोग के बाद में स्थापित हुई है। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। फिर दूसरा, तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण एवं प्रयोग। विज्ञान की इस विशेषता को प्रबंध पर लागू करने पर पता चलता है कि इसका विकास अनेक वर्षों तक तथ्यों के संग्रह, विश्लेषण, प्रयोगों के बाद किया जाने के बाद हुआ। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रबंध शास्त्र की प्राप्ति सिद्धांतवादी एवं संबंधित लोगों के लगातार तथा उत्साहपूर्वक परिश्रम के बाद में हुई है। फिर एक और पॉइंट के साथ समझते हैं, सार्वभौमिक प्रयोग। वैज्ञानिक सिद्धांत सत्य पर आधारित होते हैं तथा इन्हें हर परिस्थिति में एवं हर समय लागू किया जा सकता है, अतः उनका सार्वभौमिक उपयोग संभव है। प्रबंध के क्षेत्र में भी प्रबंधकीय ज्ञान अथवा प्रबंध के सिद्धांतों को सत्य पर आधारित माना जाता है और उन्हें भी सभी परिस्थितियों में हर समय लागू किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो आदेश की एकता का सिद्धांत, जिसका अभिप्राय क्या होता है कि हर अधीनस्थ कर्मचारी कौन से, जो किसी दूसरे अधिकारी के अंडर में कार्य करते हैं, को केवल एक ही आदेश मिलना चाहिए। सभी जगह समान रूप से लागू होता है ये सिद्धांत। कौन से वाला, जैसे कि हमने उदाहरण लिया आदेश की एकता का सिद्धांत।
यदि एक व्यक्ति को आदेश देने वाले एक से अधिक अध्यक्ष होंगे तो वह सही ढंग से समझ नहीं पाएगा या कहें तो अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार अनेक और भी जो सिद्धांत हैं वो इसी प्रकार से समान रूप से सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कारण एवं परिणाम संबंध। वैज्ञानिक सिद्धांत विभिन्न तथ्यों के मध्य कारण एवं परिणाम का संबंध स्पष्ट करने वाले होते हैं। यही विशेषता जब प्रबंध पर लागू की जाती है तो पता चलता है, यह देखने में आता है कि प्रबंध के सिद्धांत भी कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो घटिया नियोजन एवं प्लांट व्यवस्था के कारण उत्पादन में कमी आ जाएगी। यहां नियोजन का घटियापन कारण है और उत्पादन में कमी परिणाम है। इसी प्रकार कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार कार्य का ठीक वितरण कारण है और कार्यकुशलता में वृद्धि इसका परिणाम है। इस प्रकार विज्ञान की यह विशेषता भी प्रबंध में पाई जाती है। फिर एक और पॉइंट, परिणामों की वैध जांच। केवल ज्ञान या तथ्यों को एकत्रित कर लेना ही विज्ञान नहीं कहलाता। विज्ञान के लिए परिणामों की वैधता की जांच एवं पूर्वानुमान किया जाना आवश्यक है। मतलब जो रिजल्ट निकला है क्या वो ठीक निकला है या नहीं, ये भी विज्ञान के अंदर आता है। प्रबंध के सिद्धांतों की वैधता की जांच भी की जा सकती है और किसी विशेष सिद्धांत को लागू करने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। तो प्रबंध के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों की भांति ही व्यवहार की कसौटी पर परखे और सिद्ध किए जा सकते हैं। उदाहरण के साथ अगर हम इस पॉइंट को समझना चाहें तो आदेश की एकता नामक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लाने पर पता चलता है कि वह अधीनस्थ जिसका केवल एक अध्यक्ष है अधिक कार्यकुशलता के साथ कार्य करने में संभव होगा। वहीं अगर एक से अधिक अध्यक्ष होंगे तो कारण और परिणाम के संबंध होने के कारण किसी सिद्धांत को लागू करने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों को पहले से ही बताया जा सकता है। जैसे कि एक से अधिक अध्यक्ष होंगे तो एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन उसको कार्य करने के लिए मिलेंगे तो वो अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ पॉइंटों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध में कला की भांति ही विज्ञान की भी सभी विशेषताएं विद्यमान है, किंतु इसे भौतिक एवं रसायन शास्त्र की श्रेणी का विज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रबंध विज्ञान का संबंध मनुष्य से है और इसका व्यवहार लगातार परिवर्तित होता रहता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो प्रबंध विज्ञान की विषय वस्तु मानव है, जो एक बुद्धिमान और संवेदनशील प्रणाली है जिसका व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अतः उसके व्यवहार के संबंध में कोई स्थायी नियम भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के भांति नहीं बनाए जा सकते। यही कारण है कि प्रबंध विज्ञान भी सामाजिक विज्ञानों की भांति परिस्थितियों के ऊपर आधारित है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान को पूर्ण रूपेण विज्ञान तो नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे एक व्यवहारिक विज्ञान अथवा जो है हम कह सकते हैं कि अयथार्थ विज्ञान कहना जो है वो ज्यादा अधिक उचित रहेगा। तो विज्ञान के रूप में ये हम तथ्य दे सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है। अब कला के रूप में देख लेते हैं एक बारी। तो कला का हमने अर्थ जान लिया है कि कला का अभिप्राय ज्ञान के सैद्धांतिक प्रयोग से है। मतलब ज्ञान ले लिया वो विज्ञान हो गया और उस ज्ञान का प्रयोग करना जो है वो कला कहलाएगी। हमने इंजीनियरिंग वाला उदाहरण ले लिया कि इंजीनियरिंग करना जो है वो विज्ञान हो गया और उस इंजीनियरिंग को बाद में प्रयोग में लाना जो है वो हमारा कला हो जाएगा। कोई भी क्रिया जिसे कला की श्रेणी में रखा जा सकता है में चातुर्य एवं ज्ञान के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है और सोच विचार कर किए गए प्रयत्न द्वारा परिणाम प्राप्त किया जाता है, उसको हम कला कहते हैं। चलो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, थोड़ा सा और आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले व्यक्तिगत कुशलता, पर्सनल स्किल्स। इस संदर्भ में प्रबंध एक कला है क्योंकि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आने वाली अनेक समस्याओं को प्रबंधक अपने व्यक्तिगत चातुर्य द्वारा सुलझाता है। प्रबंध के कार्यों के लिए सोच विचार निर्णय एवं समझ की जरूरत पड़ती है। ये गुण विभिन्न प्रबंधकों में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी दूसरे लोगों से काम करने की शैली भी भिन्न भिन्न हो सकती है या होती है, और जो शैली
या कार्य पद्धति एक प्रबंधक के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, वहीं वह दूसरे प्रबंधकों के लिए भी सही साबित होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अतः कला की व्यक्तिगत कुशलता की विशेषताएं प्रबंधक में पूर्ण रूप से विद्यमान है। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है व्यवहारिक ज्ञान। कला व्यवहारिक ज्ञान की ओर संकेत करती है तथा इसका संबंध ज्ञान को व्यवहार में लाने या फिर लागू करने से होता है। प्रबंध भी एक व्यवहारिक ज्ञान है और व्यवसाय में प्रबंधक का महत्व इस बात से जाना जाता है कि वह प्रबंध के सिद्धांतों को कितना कुशलता और प्रभावशाली ढंग से लागू कर पाता है, न कि इस बात से कि उसको प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान कितना है। प्रबंधकीय कार्य संपन्न करने के लिए प्रबंधक में निर्णय विवेक, व्यवहार कुशलता तथा नेतृत्व गुणों की आवश्यकता होना जरूरी है तथा इन सभी गुणों में व्यवहारिक ज्ञान की झलक मिलती है। अतः प्रबंध में व्यवहारिक ज्ञान निहित है और इस आधार पर इसे कला कहा जा सकता है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा सार्थक परिणाम प्राप्ति धारणा। कला का आधार सार्थक परिणामों को प्राप्त करना होता है। इस संदर्भ में प्रबंध भी एक सार्थक परिणाम प्राप्ति धारणा है, क्योंकि इसका संबंध उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। प्रबंध में ये सार्थक परिणाम है कम से कम विनियोग व श्रम में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना, उत्पादन व विक्रय का लक्ष्य प्राप्त करना, पूंजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना इत्यादि। प्रबंधक की सफलता का मापदंड भी यही है कि वह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को कितनी कुशलता और मितव्ययी का मतलब कम खर्चे में, कम लागत में पूरा कर पाता है। अतः परिणाम प्राप्त करने के आधार पर भी प्रबंध को कला कहना उचित होगा। फिर अगला पॉइंट हमारा आ जाता है अभ्यास द्वारा विकास। जिस प्रकार कला को लगातार अभ्यास से सुधारा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंधकीय कुशलता भी अभ्यास एवं अनुभव द्वारा सुधरती है। हर प्रबंधक के मन में यह अभिलाषा होती है कि वह अपने कार्य में पूर्ण रूप से विशेषज्ञ बन जाए। वे अपनी इस इच्छा को लगातार अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। एक पूर्ण रूप से विकसित प्रबंधक न केवल संस्था को आसानी से परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकता है, बल्कि वह भारी वातावरण के भी अपने अनुसार बदलने की क्षमता धीरे धीरे अभ्यास दर अभ्यास रखने लगता है। इस प्रकार प्रबंध को कला की इस विशेषता को भी विद्यमान माना जा सकता है। फिर हमारा इसी के पक्ष में प्रबंध कला के रूप में पक्ष में रचनात्मक शक्ति पॉइंट आ जाता है। कला में रचनात्मक कार्य करने की शक्ति निहित होती है। इसी प्रकार प्रबंध में भी प्रभावशाली रचनात्मक कला का गुण होता है, क्योंकि प्रबंध में भी दूसरे लोगों को अभिप्रेरित करके एवं उनकी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करके कार्य को पूरा करवाया जाता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो प्रबंध कोई व्यर्थ की क्रिया नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें सभी लोग अपना अपना कार्य पूर्ण दक्षता के साथ पूर्ण कर सकें। तो इन पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध में कला के सभी विशेषताओं का समावेश है। इस आधार पर प्रबंध को कला स्वीकार कर लिया गया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं प्रबंध कला भी है, विज्ञान भी है। प्रबंध विज्ञान के रूप में प्रबंधकों को अपनी व्यवहारिक कुशलता के प्रयोग में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, तथा प्रबंध कला के संदर्भ में हर तरह की परिस्थिति में उसका सामना करना या फिर सहायक होने से है। अतः प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों ही मानना तर्कसंगत रहेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रबंध पेशे के रूप में। अब पेशे का अर्थ क्या होता है, हमने +1 में हमने पढ़ा था। प्रबंध की प्रकृति के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि क्या प्रबंध एक पेशा है, मतलब प्रोफेशन है। यह निश्चित करने के लिए सर्वप्रथम हम पेशे के अर्थ को एक बार समझ लेते हैं। पेशे का अर्थ क्या होता है, उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। हमने 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था रोजगार, व्यापार और पेशा। तो
तो उसके अंदर जो पेशा पॉइंट आया था उसमें आया था कि पेशा उसके अंदर आता है जिसमें कोई एक क्वालिफिकेशन पर्टिकुलर हो, जैसे कि वकील के लिए लॉ की डिग्री, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस की डिग्री, अकाउंटेंट के लिए सीए की डिग्री। इसी प्रकार से मैनेजमेंट करने के लिए भी एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो हम इसको पेशे के रूप में हम ले लेते हैं। वेबस्टर शब्दकोश में भी लिखा हुआ है, पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन, परामर्श इत्यादि देता है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं और ज्यादा आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट, विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। अब पेशे का अर्थ तो हमें समझ में आ गया, तो अब पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि क्या प्रबंध वाकई में एक पेशा है। पेशे की पहली विशेषता यह है कि एक पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी चातुर्य होना चाहिए। प्रबंध एक विशिष्ट ज्ञान एवं निपुणता है जिसके अपने प्रयोगों पर आधारित सिद्धांत एवं नियम है, जिन्हें व्यावहारिक प्रयोग में लाने के लिए विशेष चातुर्य की जरूरत पड़ती है। इस विशेषता के आधार पर प्रबंध को पेशा कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है प्रशिक्षण एवं अनुभव। प्रबंध के विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था आज अनेक संस्थाओं द्वारा करवाई जा रही है। भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों में प्रबंध के सिद्धांतों को निपुणता के साथ सिखलाया जा रहा है। आजकल अधिकतर प्रबंधक या तो इन प्रशिक्षण केंद्रों में प्रबंधक की शिक्षा ग्रहण करके पेशे में आते हैं, या फिर प्रबंध साहित्य को पढ़कर, प्रबंध गोष्ठियों में हिस्सा लेकर, या फिर प्रबंध पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम को कंपनी या विश्वविद्यालय द्वारा जो भी संचालित किए जाते हैं उनमें हिस्सा लेकर वे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। व्यावसायिक संस्थाएं भी उन्हीं लोगों को प्रबंधक चुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है या चुनाव करती है जो प्रशिक्षित होते हैं या फिर अनुभवी होते हैं। यद्यपि यह सही है कि अभी भी अनेक व्यक्ति प्रबंधकीय योग्यता के इस औपचारिक प्रशिक्षण के बिना ही इस पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इन प्रबंधकों को प्रबंधकीय क्षमता को भी कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इस पद पर पहुंचने के लिए उन्होंने अनेक संस्थाओं में विभिन्न बड़े बड़े पदों पर काम करके अनुभव प्राप्त किया है। तो पेशे की इस विशेषता के अनुसार प्रबंध को पेशा माना जा सकता है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना। पेशे की तीसरी विशेषता के रूप में इसे प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है, जिसके निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं। पहला, अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना। दूसरा, पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करना। तीसरा, अपने सदस्यों की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाना और विकसित भी करना। चौथा, अपने सदस्यों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और पेशे में प्रवेश को नियमित करना। भारत में दूसरे देशों की तरह प्रतिनिधि संघ स्थापित हो चुके हैं। जैसे वकालत के पेशे के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बीसीआई। चिकित्सक के पेशे के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, एमसीआई। तथा लेखा शास्त्र के पेशे के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीए। इसी प्रकार संघों की स्थापना प्रबंध के संबंध में भी भारत तथा विदेशों में हो चुकी है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन, AIMA के नाम से प्रबंध की स्थापना जो है वो संस्था की, संघ की स्थापना की गई है, जो विभिन्न प्रकार के पेशेवर आचार संहिता इत्यादि बनाती है। भारत में 6 मुख्य प्रबंध संस्थान हैं। उनमें से कुछ मैं नाम ले देता हूं, जैसे कि भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, बेंगलोर, काशीपुर में भी है, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, रांची, रायपुर, रोहतक, शिलोंग, तिरुचिरापल्ली, उदयपुर, इन सब में जो है वो जो है भारतीय प्रबंध संस्थान जो है वो खुल चुके हैं। तो वहां जाकर जो है वो पेशेवर जो है वो अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। IMA के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आचार संहिता की हम बात कर लेते, कोड ऑफ कंडक्ट। एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। आचार संहिता के अंतर्गत पेशे के संबंध में नियम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, नैतिकता, पैमाने यानी कि नॉर्म्स इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। पहले से स्वीकृत पेशों में जैसे कि कानून, चिकित्सा, लेखा शास्त्र आदि में आचार संहिता निश्चित कर दी गई है, लेकिन
प्रबंध के संबंध में अभी तक ऐसा कोई समान आचार संहिता निश्चित नहीं की गई है और ना ही प्रबंधकीय कार्यों में प्रवेश के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रबंध पूर्ण रूप से पेशा नहीं है। प्रबंध के संबंध में जो आचार संहिता विकसित हो रही है उसमें मुख्य रूप से संस्था के गोपनीय रहस्यों को गुप्त रखना, संस्था के आंतरिक जानकारियों का उपयोग न करना इत्यादि आ जाते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है सेवा भावना को प्राथमिकता। आखिरी पॉइंट, अन्य धंधों एवं व्यापार की भांति ही पेशा करना भी जीवित रहने के लिए धन उपार्जन का एक साधन है, जिसमें विशेष ज्ञान के आधार पर उचित पारिश्रमिक लेकर समाज की सेवा की जाती है। यही कारण है कि पेशेवर लोगों को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर चिकित्सा के पेशे से अपनी आजीविका चलाता है, लेकिन साथ साथ समाज सेवा भी उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसकी समाज में एक अलग सी रेपुटेशन होती है। यद्यपि प्रबंध के संबंध में इस तरह कोई आचार संहिता नहीं है, फिर भी प्रबंधकों के सामाजिक दायित्वों पर बहुत जोर दिया जा रहा है और उनसे यह उम्मीद की जा रही है कि वे कम से कम लागतों पर अधिक से अधिक कुशलता अर्जित करके कर्मचारियों, श्रमिकों, उपभोक्ताओं, समाज एवं देश की सेवा कर सके और अपने शैक्षणिक आर्थिक लाभों को बुलाकर संस्था के कल्याण के लिए अपनी समस्त योग्यता एवं अनुभव को दांव पर लगा सकें। इस दृष्टिकोण से प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार करने में अधिक संकोच नहीं किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त जो हमने तथ्य पेश किए उसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रबंध पेशे की बहुत कुछ विशेषताओं को तो पूरा करता है तथा कुछ अन्य विशेषताओं को अभी पूरा करने में यह विकास में लगा हुआ है। इसी प्रकार भारत में अभी प्रबंध को पेशे के रूप में विकास अपनी शैशवावस्था में या धीमी गति से जो है वो विकास हो रहा है। प्रबंध के पेशे के रूप में विकास की धीमी गति के मुख्य कारण अधिकतर औद्योगिक उपक्रमों का संचालन कुछ प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा किया जाना है, जिससे प्रबंधकों का विकास अधिक गतिशील रूप से नहीं हो रहा, परंतु फिर भी धीरे धीरे पेशेवर प्रबंधकों की मांग बढ़ रही है। तो बच्चों, सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि भारत में प्रबंध का पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे विकास की गति में तेजी आएगी, वैसे वैसे प्रबंध को पेशे के रूप में भी स्वीकृति मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस टॉपिक को समझ गए होंगे। काफी आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारा प्रबंध की प्रकृति, जिसमें हमने जाना प्रबंध को विज्ञान के रूप में, प्रबंध को कला के रूप में और अंत में प्रबंध को पेशे के रूप में भी हमने जाना। तो आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।